वेलकम बच्चों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा सभी विषयों के प्रश्न बैंक जारी किए हैं। मैं आज प्रश्न बैंक हल के भाग 2 में राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के पाठ एक दल के प्रभुत्व के दौर के प्रश्न हल कराऊंगा। बोर्ड द्वारा जारी इस पाठ के प्रश्न बैंक में कुछ गलतियां हैं, वो भी सही करवाऊंगा। बोर्ड द्वारा जारी प्रश्न बैंक में ऐसे प्रश्न भी दे रखे हैं जो पाठ बुक से हटा दिए गए थे, उनमें से भी प्रश्न दे दिए हैं। ये विद्यार्थियों व अध्यापकों को भी दुविधा में डाल रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा में भी ऐसे पाठ से प्रश्न आ गए तो क्या होगा। अब देखो, इस पाठ में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 1 अंक आएगा, लघु उत्तरात्मक के 2 अंक, दीर्घ उत्तरात्मक के 3 अंक का प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, पीसी मालनोबिस, ए.के. गोपालन, सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर होगा सुकुमार सेन। दूसरा प्रश्न है, 1948 में भारत के गवर्नर जनरल पद की शपथ किसने ली? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, सी राजगोपालाचारी, सुकुमार सेन। इसका सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। तीसरा प्रश्न है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी, लॉर्ड रिपन, मोरारजी देसाई, उक्त तीनों संयुक्त रूप से। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो कि इन चारों ऑप्शन में नहीं है। सही उत्तर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव हुए थे 1950 में, 1951 में, 1952 में, 1955 में। इसका सही उत्तर होगा 1952 में। अगला प्रश्न है, 1952 के चुनाव में कुल मतदाताओं में से साक्षर मतदाताओं का प्रतिशत था 15%, 25%, 30%, 35%। इसका सही उत्तर होगा 15%। अगला प्रश्न है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटें जीती? 964, 264, 969, 464। इसका सही उत्तर होगा 364, जबकि 4 ऑप्शन में से 364 नहीं है। पहले आम चुनाव में 499 में से 364 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। अगला प्रश्न है, भारत में दलितों का मसीहा कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को, महात्मा गांधी को, राजा राममोहन राय को। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान अंगीकृत किया गया 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 21 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान पर हस्ताक्षर हुए 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 21 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर है 24 जनवरी 1950, जो कि चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री थे
राजकुमारी अमृत कौर, सुकुमार सेन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका सही उत्तर होगा राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी का गठन किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, PRI पार्टी के संस्थापक कौन थे? प्लूटार्को, एलियास कैलस, जॉन मताई, डिकोस्टा। इसका सही उत्तर है प्लूटार्को, एलियास कैलस, जबकि ये 2 ऑप्शन में दे रखा है और ये पार्ट है वो कोर्स से हटाया हुआ भी है। एक तो स्वतंत्र पार्टी और एक PRI पार्टी, ये दोनों कोर्स से हटा दिए गए, फिर भी प्रश्न बैंक में इनके प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर, सी राजगोपालाचारी, रफी अहमद किदवई, सत्यनारायण सिन्हा। इसका सही उत्तर होगा रफी अहमद किदवई। अगला प्रश्न है, पूरे देश में EVM का इस्तेमाल चालू हो गया था। EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1990 तक, 2001 तक, 2004 तक, 2005 तक। इसका सही उत्तर होगा 2004 तक पूरे भारत में EVM मशीन का इस्तेमाल चालू हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राम मनोहर लोहिया। इसका सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, केरल की कम्युनिस्ट सरकार को 1959 में कांग्रेस सरकार द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बर्खास्त किया गया? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में पहली बार किस राज्य में सत्ता में आई? मेघालय, केरल, पंजाब, आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा केरल। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार सत्ता में आई थी। अब देखो आगे प्रश्न है लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा किसी शक्तिशाली देश द्वारा कमजोर देश के प्राकृतिक संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना, यानी किसी कमजोर देश को गुलाम बना लेना उपनिवेशवाद कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लंबे समय तक कांग्रेस दलीय प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी कारणों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर होगा कांग्रेस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। यह एकमात्र पार्टी थी जिसका पूरे देश में संगठन था। नेहरू भारत के करिश्माई व लोकप्रिय नेता थे। तो इसमें ये 3 पॉइंट बना के लिखने। अगला प्रश्न है, भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर एक पार्टी का शासन था। उनमें से चीन, क्यूबा, सीरिया में एक पार्टी ही शासन कर सकती है,
यानी कि वहाँ पर केवल एक पार्टी चुनाव लड़ सकती है। म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया में कानून व सैन्य शासन से एक पार्टी का राज है, जबकि भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ था। अगला प्रश्न है, क्या एकल पार्टी प्रभुत्व प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि भारत में एक पार्टी प्रभुत्व लोकतंत्र के आधार पर हुआ था, न कि तानाशाही या कानून के आधार पर या किसी सैन्य शासन के आधार पर। अगला प्रश्न है, दल बदल से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, चुनाव जीतने के बाद एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में प्रवेश करना दल बदल कहलाता है। दूसरा इसमें कि व्हिप जारी करने के बाद दूसरी पार्टी को वोट देना भी दल बदल में आता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी को एक सराय की संज्ञा क्यों दी? इसका उत्तर है, देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस सभी वर्गों, सभी विचारधाराओं को अपने साथ रखती थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यम वर्गियों को समाहित किया था। इसीलिए इसको भीमराव अंबेडकर ने एक सराय की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, निर्दलियों की बढ़ती संख्या एक चुनौती है, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, निर्दलियों की बढ़ती संख्या से पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पाती, जिससे अस्थिर सरकार बनती है और बार बार चुनाव होते हैं, जो कि देश पर बोझ होते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवादी दलों और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 3 अंतर लिखिए। समाजवादी दल के बारे में, समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा में विश्वास करते हैं। इस आधार पर कांग्रेस व साम्यवादी दोनों से अलग थे। दूसरा है, समाजवादियों में ये पूंजीवादियों के पक्ष के विरोधी थे। तीसरा है, ये दल मजदूरों किसानों की पक्षधर पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के 3 पॉइंट बता रहा हूँ। ये पार्टी रूस की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित थी। दूसरा, ये पार्टी देश की समस्याओं के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाने की तरफदारी करती थी। तीसरा, इस पार्टी का विचार था कि 1947 में सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ है वह सच्ची आज़ादी नहीं थी। इस प्रकार इन दोनों में अपन अंतर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच 3 अंतर लिखिए। तो पहले भारतीय जनसंघ के बता रहा हूँ। यह पार्टी एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार पर जोर देती है। दूसरा पॉइंट है, भारत पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाना चाहती थी। तीसरा, हिंदी को राजभाषा बनाना चाहती थी। अब स्वतंत्र पार्टी के 3 पॉइंट बता रहा हूँ। यह पार्टी चाहती है कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। दूसरा, इस पार्टी के अनुसार समृद्धि केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही आ सकती है। तीसरा पॉइंट है, यह देश में पूंजीवाद अपनाना चाहती थी तथा अमेरिका से नजदीकी संबंध के पक्ष में थी। अगला प्रश्न है, विपक्षी दल से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त कर या गठबंधन से बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाने वाले राजनीतिक दल या दलों के अलावा सभी राजनीतिक दल
विपक्षी दल कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, साझा सरकारों के हुए परिणामों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, साझा सरकारों से सकारात्मक परिणाम भी हुए हैं और नकारात्मक परिणाम भी हुए हैं। मैं आपको एक सकारात्मक परिणाम बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा विचारधारा के नेताओं को प्रतिनिधित्व मिलता है, और इसका नकारात्मक असर यह है कि साझा सरकारों से अस्थिर सरकार बनती है, जिससे बार बार चुनाव होते हैं और देश पर आर्थिक भार बढ़ता है। अगला प्रश्न है, आलोचक ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में चुनाव सफलतापूर्वक नहीं कराए जा सकेंगे? किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, पहला तो भारत का बड़ा आकार, दूसरा भारत की साक्षरता केवल उस समय 15% थी। अगला प्रश्न है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों दिया? इसका उत्तर है, पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर नेहरू के साथ अपने मतभेदों के कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1950 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब देखो अगले जो लघुतरात्मक प्रश्न है वो आपको किताब में ढूंढ लेने। कोई प्रश्न नहीं आता है तो मेरे से कमेंट्स बॉक्स में पूछ लें। अब सीधा मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं। सुमेलित करने वाला, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार, जनसंघ के एक नेता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक नेता और हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक। तो पहला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे पीसी महालनोबिस। दूसरा, जनसंघ के एक नेता वो है बलराम मधोक। अगला है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के एक नेता AK गोपालन। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। धन्यवाद।